नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी रीट लेवल 1 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सामाजिक बुराइयों के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर के बारे में। आज की अपने वीडियो में हमारा विषय रहेगा बाल विवाह। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज। दोस्तों, सबसे पहले हमें बाल विवाह का अर्थ जो है ये समझना पड़ेगा कि बाल विवाह से अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है बाल विवाह का। तो दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने विवाह के लिए एक न्यूनतम आयु सीमा, इसके लिए विवाह करने के लिए एक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कर रखी है। वो न्यूनतम आयु सीमा क्या है वो भी लिख लेते हैं हम। न्यूनतम आयु सीमा जो है किसने निर्धारित की है? हमारे देश की गवर्नमेंट ने, सरकार ने। और ये जो न्यूनतम आयु सीमा है विवाह करने के लिए, ये लड़कों के लिए, लड़का जो है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, तथा लड़की के लिए यह जो न्यूनतम आयु सीमा है यह है 18 वर्ष। यानी सरकार के अनुसार कोई भी लड़का जो 21 वर्ष का हो चुका है एवं कोई भी लड़की जो 18 वर्ष की हो चुकी है, केवल वही शादी कर सकते हैं, या उनसे उस उम्र से ज्यादा उनकी उम्र है तो वो शादी कर सकते हैं। परंतु हमारे समाज में कुछ लोग सरकार के द्वारा निर्धारित ये जो न्यूनतम आयु सीमा है इसको धत्ता बताते हुए, इसको इग्नोर करते हुए इस आयु से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शादी करवा देते हैं। ठीक है, तो ये जो शादियां होती हैं जिनमें वर और वधू की जो आयु है वो सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बाल विवाह। तो परिभाषित कैसे करेंगे इसे? अर्थ हम समझ चुके हैं। परिभाषित देखिए कैसे करेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चों की जो शादी है, बच्चों की शादी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम बोल रहे हैं बाल विवाह। ठीक है, तो बाल विवाह का अर्थ क्या हो गया मित्रों? सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चों की शादी को बाल विवाह कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, सरकार के द्वारा जो निर्धारित आयु है, न्यूनतम आयु सीमा जो है वो क्या है? लड़कों के लिए वो है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए वो क्या है? 18 वर्ष। यानी कि कोई लड़का यदि 21 वर्ष या उससे ज्यादा का है तो वो विवाह कर सकता है, कोई लड़की 18 वर्ष या उससे ज्यादा की है तो वो विवाह कर सकती है। परंतु 21 वर्ष से कम का लड़का और 18 वर्ष से कम की यदि लड़की है तो उनका जो विवाह है वो बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, सरकार के द्वारा निर्धारित आयु के बावजूद, भाई सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कर दी है, उसके बावजूद भी हमारे समाज में इन निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के बच्चों की जो शादियां हैं वो होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? बाल विवाह। और सर्वाधिक हमारे देश में सर्वाधिक बाल विवाह जो है, सर्वाधिक बाल विवाह कहां देखने को मिलते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो बिहार राज्य के अंदर देखने को मिलते हैं। कहां? बिहार राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो देखने को मिलते हैं। और सबसे कम बाल विवाह जो हैं, सबसे कम बाल विवाह जो हैं वो कौन से राज्य में देखने को मिलते हैं मित्रों? वो मिलते हैं हमें, सबसे कम बाल विवाह देखने को मिलते हैं हमें कहां? हिमाचल प्रदेश में। कहां? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो सबसे अधिक बाल विवाह जो है वो बिहार में और सबसे कम बाल विवाह जो है वो हिमाचल प्रदेश में। और मित्रों, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा,
हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान 2 ऐसे दिन बहुत शुभ माने जाते हैं जिन दिनों पर बाल विवाह जो है सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक अक्षय तृतीया का दिन, एक कौन सा है, अक्षय तृतीया, जिसको हम आखा तीज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आखा तीज। ठीक है, तो एक तो है आखा तीज या अक्षय तृतीया का दिन, और जो दूसरा है वो है पीपल पूर्णिमा। ठीक है, पीपल पूर्णिमा, वैशाख माह की जो पूर्णिमा होती है उसको हम बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। और इस दिन ऐसी मान्यताएं हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो स्वयं पीपल के पेड़ पर निवास करने आती हैं। तो ये 2 दिन जो हैं ये अति शुभ माने जाते हैं और इन्हें हम बोलते हैं अबूझ सावा। क्या बोलते हैं, अबूझ सावा। ठीक है, यानी कि ये दिन ऐसे हैं जिस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंडित से सलाह मशवरा लिए, मुहूर्त निकाले, पत्री दिखाए किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 दिन हैं ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह, ठीक है, इन्हीं 2 दिनों में होता है। खास तौर पर राजस्थान में आखा तीज जो है उस पर सबसे ज्यादा बाल विवाह जो है होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, शुभ दिन भी बोल दिया गया है और उस दिन क्या करवाया जा रहा है, एक सामाजिक बुराई जो है वो उस दिन बढ़ चढ़ करके करवाई जाती है। ठीक है, तो ये 2 दिन आपको ध्यान रखें दोस्तों, हो सकता है इन पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है, बाल विवाह के कारण। भाई ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से माता पिता अपने हृदय के जो टुकड़े हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो उनको जान से भी प्यारे होते हैं, उनको बाल विवाह की बलि चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, बाल विवाह के कारण। ठीक है, तो बाल विवाह के कारणों में दोस्तों सबसे पहले आती है गरीबी अथवा निर्धनता। ठीक है, गरीबी अथवा निर्धनता। मित्रों, गरीबी या निर्धनता जो है एक मुख्य कारण है बाल विवाह का। ठीक है, गरीब माँ बाप जो है वो अपनी बेटियों की बहुत छोटी उम्र में ही शादी करने को प्राथमिकता देते हैं ताकि उस लड़की के ऊपर होने वाला जो खर्च है आगे आने वाले समय में वो उससे बच सके और साथ ही साथ लड़की की जो जिम्मेदारी है वो उससे भी बच सके। दूसरी तरफ जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो ये समझते हैं, चूंकि वो भी गरीब हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका ये मानना है कि अगर शादी होगी तो घर के अंदर एक एक्स्ट्रा व्यक्ति जो है काम करने के लिए आ जाएगा। एक्स्ट्रा व्यक्ति, एक्स्ट्रा जन आने का मतलब क्या है, एक अधिक जन आने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं आप। ठीक है, तो गरीबी या निर्धनता जो है बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, भाई लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, वो शिक्षित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से समाज में पसरी इस तरह की जो कुरीतियां हैं, बुराइयां जो हैं, इनके बारे में उन्हें अच्छा बुरा कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा का अभाव जो है वो बाल विवाह का दूसरा प्रमुख कारण है। साथ ही साथ जब शिक्षा का अभाव होगा तो जागरूकता का भी अभाव होगा। भी वो जागरूक ही नहीं है, जागरूकता का अभाव। जागरूक किस चीज को लेकर के, भाई बाल विवाह का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब बाल विवाह करवा तो रहे हैं वो, लेकिन वो जागरूक ही नहीं है कि बाल विवाह की वजह से उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो अभी खेलने कूदने की उम्र में है, उनका अगर वो बाल विवाह करवा रहे हैं तो उस बाल विवाह का उन बच्चों के शरीर पर, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसको लेकर के वो जागरूक नहीं है। उस बाल विवाह का उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर के वो जागरूक नहीं है। समाज पे किस तरह से परिवर्तन आएगा, उसको लेकर के वो जागरूक नहीं है। तो तीसरा कारण क्या हो गया, जागरूकता का अभाव। इसके अलावा मित्रों देखिए 3 कारण हम पढ़ चुके हैं, गरीबी या निर्धनता, शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव। इसके बाद जो चौथा प्रमुख कारण है वो है स्त्रियों की निम्न
स्त्रियों की निम्न दशा। देखिए हमारे समाज में स्त्रियों को, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से निचले स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, हमेशा पुरुषों से निचले स्तर पर रखा जाता है। पारिवारिक फैसलों में भी जो पुरुष हैं उन्हीं का जो सलाह मशवरा है लिया जाता है, और घर का जो मुखिया होता है वो भी क्या है, पुरुष है। तो मुखिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब महिलाएं जो है घर में, अगर वो बाल विवाह, उनके बच्चों का बाल विवाह करवाया जा रहा है तो वो आवाज उठाती भी हैं। अगर उस बाल विवाह को रोकने की कोशिश भी करती हैं तो कारण ये आ जाता है कि उनका जो स्तर है परिवार में, समाज में, वो क्या है, पुरुषों से निचला स्तर है, पुरुषों से कमतर उनको माना जाता है, इसलिए उनकी बात को कोई सुनता ही नहीं है। तो स्त्रियों की जो निम्न दशा है ये भी क्या है, बाल विवाह का एक कारण है। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो देखिए, रूढ़िवादी जो परंपरा है। क्या है, रूढ़िवादी परंपराएं। ठीक है, रूढ़िवादी परंपराएं। ठीक है, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो बिना सिर पैर के करवाई जाती रही हैं या होती आ रही हैं। हम अपनी बुद्धि का, तर्कों का इस्तेमाल नहीं करते, फैक्ट्स की तरफ नहीं देखते हैं, बस हम उन परंपराओं को सिर्फ इसलिए घसीट रहे हैं साथ साथ कि वो पुराने समय से होती आ रही हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, उसको हम बोलते हैं रूढ़िवाद। हम किसी भी तरह के तथ्य को नजर में ना रखते हुए केवल और केवल उन परंपराओं को आगे घसीटते जाते हैं। ठीक है, तो बाल विवाह भी एक ऐसी ही परंपरा है। ठीक है, किसी जमाने में किसी वजह से ये शुरू की गई होगी। ठीक है, लेकिन अब ना तो वैसा जमाना है और ना ही वैसी वजहें हैं, तो फिर भी इसको कुछ जो समाज है वो अब तक घसीटते आ रहे हैं। तो ये क्या है, रूढ़िवादी परंपराएं जो हमारे समाज में व्याप्त है, ये भी एक बाल विवाह के होने के कारणों में रखा जाता है। इसके अलावा छठा और आखिरी कारण क्या है कि माता पिता जो हैं वो बेटी को क्या है, पराया धन समझते हैं। क्या है, पराया धन समझते हैं, अमानत समझते हैं, और उनका मानना क्या है, उनका मानना यह है कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतनी जल्दी वो जिम्मेदारी से मुक्त हो, गंगा नहाए हो जाए। अब गंगा नहाने के चक्कर में वो उस बच्ची को गंगा में डुबो दिए जा रहे हैं। ठीक है, कौन सी गंगा में, पारिवारिक गंगा के अंदर डुबो दिए उसको खेलने कूदने की उम्र में उसके हाथ पीले कर दिए, खुद तो जिम्मेदारी से मुक्त होने के चाहत में उस बच्ची का जो है टेटुआ दबा दिए, गला दबा दिए। इससे बेटर तो जो है उसको अपने पास रखिए थोड़े समय, जो लड़की है वो पढ़ लिख करके हो सकता है माता पिता का नाम रोशन करे। ठीक है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ठीक है, तो माता पिता का जो रुझान है वो क्या है, जिम्मेदारी से भागने वाला जो रुझान है, माता पिता का जिम्मेदारी से मुक्त होने वाला जो रुझान है, वो भी बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है। तो बाल विवाह के प्रमुख कारण हमने पढ़े क्या, गरीबी या निर्धनता, शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव, जागरूकता की कमी है, स्त्रियों की निम्न दशा है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, और माता पिता का जिम्मेदारी से मुक्त होने का रुझान। उनके जो विचार हैं कि जितनी जल्दी जिम्मेदारी से मुक्ति मिले उतना बढ़िया, तो वो सोचते नहीं है कुछ भी, और छोटे छोटे बच्चों की जो शादियां हैं वो करवा देते हैं। तो ये मुख्य कारण थे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, बाल विवाह के दुष्परिणाम, या बाल विवाह जो है बच्चों को, परिवार को या समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, उसके कुप्रभाव हमने पढ़ने हैं। ठीक है, क्या, बाल विवाह के कुप्रभाव। ठीक है, बाल विवाह के कुप्रभाव। देखिए मित्रों, इसके अंदर सबसे पहला जो कुप्रभाव है बाल विवाह का देखने को मिलता है। भाई बाल विवाह हो किसका रहा है, छोटे छोटे बच्चों का बाल विवाह हो रहा है। वो बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, सपने देखने की उम्र है, उनके सारे सपने बाल विवाह से तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, पढ़ने लिखने का जो उनका सपना है वो अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है। यानी कि जो बाल विवाह है ये बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में बाधक हैं। इसमें बाधक हैं, शारीरिक और
मानसिक विकास में बाधक। ठीक है, तो पहला कुप्रभाव क्या हो गया, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक है। दूसरा, यदि बच्चे जो हैं उनकी शादी कर दी गई है पढ़ने लिखने की उम्र में, तो अपने यहाँ तो क्या है, बोले जी अब तो ब्याह हो लियो, ई पढ़ लिख के अपन उरे डीसी लागनो है। ठीक है, वो वाली बात है। तो जो बच्चे हैं शादी के बाद शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, खास तौर पर लड़कियां, क्योंकि वो घर परिवार को संभालने में लग जाती हैं, तो उनका जो शिक्षित होने का सपना था वो वहीं टूट जाता है। तो क्या है, शिक्षा से वंचित हो जाना, शिक्षा से वंचित रह जाना। ठीक है भाई, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तीसरा भाई देखिए, छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, जिनका शारीरिक और मानसिक विकास अभी चल रहा है, उनके ऊपर एक ऐसा संबंध लाद दिया गया है जो परिपक्व लोगों के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो मैच्योर लोग हैं उनके बीच में वो संबंध परिपक्वता आने पर बनाया जाना चाहिए। जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है, उन्हें वास्तविकता में पता ही नहीं है कि वो तो बस उसको खेल मान करके बस कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं है वास्तविकता में हो क्या रहा है उनके साथ। और जब तक उनको इस चीज का पता लगता है तब तक उनका जो शरीर है वो कई तरह की समस्याओं का सामना शुरू कर देता है करना। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है उनके सामने आ जाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो उन्हें झेलनी पड़ती हैं। और इनमें भी बच्चों में भी जो लड़की जो है वो बाल विवाह के द्वारा सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती है। बाल विवाह का सबसे ज्यादा कुप्रभाव लड़की पर पड़ता है। वजह क्या है कि खेलने कूदने की उम्र में अभी तक वो लड़की अपरिपक्व है, ना तो शरीर का विकास हुआ है पूर्णतया, ना ही उसकी बुद्धि का मन का विकास हुआ है पूर्णतया। और ऐसे में विवाह के बाद यदि वो गर्भवती हो जाती है, ठीक है, अपरिपक्वता में, भाई खुद ही बच्ची है, तो जब खुद ही बच्ची है तो वो गर्भवती होने के बाद में बच्चे का जो पालन पोषण उसके शरीर में है और जन्म लेने के बाद बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी। ठीक है, तो अगला जो कुप्रभाव वो क्या है, अगला कुप्रभाव है अपरिपक्व गर्भाधान व यौन समस्याएं। ठीक है, एवं यौन समस्याएं। ठीक है भाई, जो बच्चे हैं अभी उन्हें पता ही नहीं है किस तरह का क्या सिस्टम होता है, अभी इतनी बुद्धि विकसित ही नहीं हुई कि वो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचें। ठीक है, तो अपरिपक्व गर्भाधान होगा, उनको नहीं मालूम है कि समाज में किस तरह की जो तरीके हैं वो प्रचलित हैं अपने परिवार को नियोजित करने के लिए। तो क्या है, अपरिपक्व गर्भाधान होगा। एक तो वो खुद बच्ची है, उसका ना तो शारीरिक विकास हुआ ना मानसिक विकास हुआ, ऊपर से वो क्या हो गई, गर्भवती हो गई है। ठीक है, तो अपरिपक्व गर्भाधान उसको बोलेंगे। ना तो इस केस में जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसके खुद के लिए भी खतरा है और उसके गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा होगा उसके लिए भी खतरा होगा। और साथ ही साथ कई तरह की यौन समस्याएं जो है दोनों ही बच्चों को, लड़के को भी और लड़की को भी भुगतनी पड़ सकती हैं। तो ये बाल विवाह का चौथा कुप्रभाव है। अब तक हमने पढ़ लिया, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक है बाल विवाह, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं बच्चे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, चौथा अपरिपक्व गर्भाधान व यौन समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, पांचवा इसके बाद यदि शिशु जो है वो जन्म ले भी लेता है तो फिर देखिए उसका कुप्रभाव क्या है कि बाल विवाह में जो बच्चे हैं वो अपनी उम्र से पहले ही बच्चों को पैदा करने लगे। इसका मतलब क्या है, जनसंख्या में भी वृद्धि आएगी। क्या होगा इससे, जनसंख्या जो है वो भी वृद्धि करेगी। तो जनसंख्या वृद्धि इसका अगला कुप्रभाव है। ठीक है, इसके बाद छठा कुप्रभाव देखिए, छठा कुप्रभाव क्या है भाई, अभी हमने बात की कि जो लड़की है वो खुद अभी अपरिपक्व है, ना तो उसका शरीर जो है उसका साथ दे रहा है, ना उसका मन उसका साथ दे रहा है, और ऊपर से वो हो गई है गर्भवती। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में
हो सकता है लड़की की मृत्यु हो जाए, या ये भी हो सकता है कि गर्भ का जो गर्भवती होने के दौरान जब वो जो शिशु उसके शरीर में पनप रहा है उससे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाएं या उसका गर्भपात हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या है, मातृ मृत्यु दर, क्या मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में, ठीक है, शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी, ठीक है, शिशु मृत्यु दर में एवं मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी। ठीक है भाई, या तो जन्म देने के दौरान जो लड़की है वो खुद उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर जन्म देते वक्त शिशु की मृत्यु हो जाए, या जन्म देने के बाद उन दोनों का जो स्वास्थ्य है वो इतना खराब हो जाए कि दोनों की ही मृत्यु हो जाए। तो मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है, किसकी वजह से, बाल विवाह की वजह से। ठीक है, तो ये इसका एक और कुप्रभाव है। इसके अलावा देखिए ये कंडीशन क्या है कि ये सभी ऐसी कंडीशन है कि बच्चे जो हैं वो बेहतर भविष्य के सिर्फ सपने देख सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बेहतर भविष्य के सिर्फ सपने देंगे। देखिए कैसे, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास हुआ नहीं, शिक्षा उन्हें पूर्णतः मिली नहीं, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई है या यौन समस्याएं हो गई है। ठीक है, तो इन सब के बाद क्या बचा रह जाता है, क्या उनके पास एक उज्जवल भविष्य होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो बेहतर भविष्य से दूर हो जाना, ठीक है, बेहतर भविष्य से दूर हो जाते हैं वो। ठीक है, ये एक अंतिम यानी कि 7वां कुप्रभाव जो है हम यहां पर पढ़ सकते हैं कि बाल विवाह का एक कुप्रभाव ये है कि वो बच्चे जिनको बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई का सामना करना पड़ता है उन्हें उनके उज्जवल भविष्य से दूर हो जाना पड़ता है, वंचित रह जाना पड़ता है, अच्छे भविष्य की कामना शायद उनकी कभी पूरी ना हो। ठीक है, तो ये है बाल विवाह के कुप्रभाव। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिए हैं बाल विवाह का अर्थ, बाल विवाह के मुख्य कारण क्या हैं और बाल विवाह के कुप्रभाव अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़े। इसके बाद हमें पढ़ने हैं बाल विवाह को रोकने हेतु जो उपाय किए गए हैं, ठीक है, कानून बनाए गए हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए किए जा रहे उपाय। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जिक्र आता है शारदा एक्ट का। ठीक है, सबसे पहले जिक्र आता है किसका, शारदा एक्ट का। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम 1929। ठीक है, ये वास्तव में जो शारदा एक्ट है इसका पूरा नाम है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, और ये 1929 में पारित किया गया था। पारित कब हुआ, पारित हुआ 28 सितंबर 1929 को। ठीक है, पारित किया किसने दोस्तों, पारित किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने, काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे पारित किया। ठीक है, पारित हुआ कब, 28 सितंबर 1929 को पारित किया किसने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और प्रायोजक कौन थे, प्रायोजक देखिए दोस्तों, प्रायोजक जो थे वो थे श्री हरिविलास शारदा जी। ठीक है, श्री हरिविलास शारदा जी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ये
राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते थे और हरिविलास शारदा जी के नाम पर ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। ये जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 से, और सभी धर्मों पर लागू हुआ। किस पर? सभी धर्मों पर लागू हुआ था ये, सभी धर्मों पर। ठीक है, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को सभी धर्मों पर। ठीक है, सभी धर्मों पर ये लागू हुआ। और विवाह की आयु कितनी बताई गई इसमें? विवाह की आयु जो निर्धारित की गई वो देखिए, लड़के के लिए, अगर लड़का है तो उसके लिए जो विवाह की आयु निर्धारित की गई वो थी 18 वर्ष। ठीक है, कितनी रखी गई? लड़के के लिए 18 वर्ष, और लड़की के लिए विवाह की आयु जो थी वो रखी गई 14 वर्ष। ठीक है, लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1978 में इस बिल में, शारदा एक्ट में संशोधन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? संशोधन। और इस संशोधन में लड़के के लिए, जो लड़का है उसके लिए जो आयु सीमा थी वो बढ़ा दी गई। कितनी कर दी गई? 21 वर्ष। तथा लड़की के लिए जो आयु सीमा थी वो बढ़ा करके कर दी गई 18 वर्ष। ठीक है, ये कब हुआ? ये 1978 का जो संशोधन था उसमें जो आयु थी पहले लड़के की 18 वर्ष, 18 से बढ़ा करके लड़के की न्यूनतम आयु जो थी वो कितनी कर दी गई? 21 वर्ष। और उसके बाद लड़की की जो आयु निर्धारित थी 14 वर्ष, उसको बढ़ा करके कर दिया गया 18 वर्ष। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, 2006 में फिर इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्ति हो गई इसकी कब? 2006 में। ये जो शारदा एक्ट है इसको निरस्त कर दिया गया 2006 में। ठीक है, तो शारदा एक्ट के प्रायोजक थे हरिविलास शारदा जी, और 28 सितंबर 1929 को ये पारित किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और लागू जो है ये हुआ 1 अप्रैल 1930 को, और सभी धर्मों पर लागू हुआ। शुरुआत में विवाह की जो आयु इसमें रखी गई, लड़के के लिए 18 वर्ष रखी गई, लड़की के लिए 14 वर्ष रखी गई। बाद में 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में संशोधन किया गया। तब लड़के की जो विवाह हेतु निर्धारित आयु थी वो 18 से बढ़ाकर के कर दी गई 21 वर्ष, और लड़की की कर दी गई 14 वर्ष से बढ़ाकर के 18 वर्ष। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव आते हैं। तो 2006 में ये जो शारदा एक्ट है, इस बात का हवाला देते हुए कि कोई भी विधेयक या जो एक्ट है, अधिनियम है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं हो सकता है, तो इसे रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की स्थापना की गई। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो अगला जो हमने अधिनियम पढ़ना है वो क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है, हम इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, पारित कब हुआ? पारित हुआ 2006 में, जबकि लागू किया गया या लागू हुआ 1 नवंबर 2007 से। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग बाल विवाह जो है, बाल विवाह एक संज्ञेय
वह गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या घोषित कर दिया गया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज जो है वो एक संज्ञेय व गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। संज्ञेय अपराध का मतलब एक ऐसा अपराध जिसमें आपकी गिरफ्तारी बिना वारंट के हो सकती है। तो संज्ञेय मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसके बाद गैर जमानती मतलब उसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बाल विवाह जो है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग संज्ञेय व गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया। सजा का प्रावधान भी रखा गया। सजा का जो प्रावधान है वो है 2 वर्ष तक की कठोर कैद। ठीक है, 2 वर्ष तक की कठोर कैद तथा 1 लाख रुपए तक जुर्माना। ठीक है, 2 वर्ष तक की कठोर कैद तथा 1 लाख रुपए तक जुर्माना। ये कब होगा? ये बाल विवाह कब माना जाएगा? यानी कि यहां इसमें जो बाल विवाह की आयु थी, आयु सीमा जो है, आयु सीमा वही रखी गई जो शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग थी। लड़का जो है वो शादी कर सकता है कब? जब वो 21 वर्ष का हो जाए, तथा लड़की जो है वो शादी कर सकती है कब? जब वो 18 वर्ष की हो जाए। कितने की हो जाए? 18 वर्ष की हो जाए। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है वो शारदा एक्ट 1929 के निरस्त किए जाने के बाद में यह बनाया गया, पारित हुआ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है वो पारित हुआ 2006 में, पर लागू हुआ 1 नवंबर 2007 में। ठीक है, इसके अंदर बाल विवाह जो है उसे संज्ञेय व गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया, और सजा का प्रावधान रखा गया 2 वर्ष तक की कठोर कैद तथा 1 लाख रुपए तक जुर्माना। आयु सीमा जो निर्धारित की गई थी वो शारदा एक्ट वाली थी। लड़का जो है वो 21 वर्ष का होना चाहिए, लड़की जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। परंतु दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ये शुरू में जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर पर ये एक्ट जो है वो 2019 में लागू हुआ, धारा 370 के हटने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद पिछले साल यानी कि 2021 में एक बिल जो था वो प्रस्तावित किया गया हमारी लोकसभा में। ठीक है, पिछले साल 2021 में एक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक। ठीक है दोस्तों, पिछले साल एक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक जो है वो प्रस्तावित किया गया। कब? 21 दिसंबर 2021 को। और ये प्रस्तावित कहां किया गया? लोकसभा में ये जो विधेयक था ये प्रस्तावित किया गया। और इसके अनुसार लड़की जो है, लड़की की अब तक की विवाह के लिए जो आयु है वो क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग लड़की की जो विवाह योग्य आयु है वो क्या है? 18 वर्ष है। ठीक है, लेकिन ये जो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 है ये क्या बोल रहा है कि जो लड़की की उम्र है 18 वर्ष जी, इसको तो काटो अब, और इसको भी बढ़ा करके लड़के के बराबर ही कर दी जाए, यानी कि 21 वर्ष ही कर दी जाए। ठीक है, और दोस्तों ये अगर लागू हुआ, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, ये जो विधेयक है पारित हो गया, तो ये सभी धर्मों पर लागू होगा, सभी धर्मों पर लागू होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।